कल्पना कीजिए मायानगरी, मुंबई का एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। एक लड़की ट्रेन से उतरती है। उसके पास कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री का कोई बैकअप प्लान नहीं है। फोन में किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का नंबर भी नहीं है। बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत। हाँ, और उसकी जेब में पता है क्या है? सिर्फ 500 रुपए का एक इकलौता नोट। अरे बाप रे, मुंबई जैसे शहर में सिर्फ 500 रुपए। एग्जैक्टली मतलब मुंबई में 500 रुपए का तो यही अर्थ है कि अगले कुछ ही दिनों में आपके सामने सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा रिस्क है ये तो। बिल्कुल। अब इस तस्वीर को हम यहीं रोक देते हैं और सीधा आज के समय में आ जाते हैं, यानी 2026 में। जहां कहानी बिल्कुल पलट चुकी है पूरी तरह से। वही लड़की आज इंस्टाग्राम के जरिए हर महीने लाखों डॉलर्स की कमाई कर रही है। वो दर्जनों ग्लोबल ब्रांड्स का चेहरा बन चुकी है और इंटरनेट पर तो लोग लिटरली उसकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते हैं। आज की इस गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है वो इसी सफर को डिकोड करना है। क्योंकि ये सफर सिर्फ एक हिट या फ्लॉप की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम देखेंगे कि आधुनिक युग में यार स्टारडम का मतलब सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं रह गया है। सही बात है। आज के मेज पर जो हमारे स्रोत हैं वो बहुत विविध हैं। हाँ, मैंने काफी डेटा इकट्ठा किया है, जैसे विकिपीडिया है, फिल्म बीट के पुराने इंटरव्यूज हैं, द इंडियन एक्सप्रेस की कुछ बहुत ही इन डेप्थ रिपोर्ट्स भी हैं, और हेलो मैगजीन का फैशन एनालिसिस, ईटी ब्रांड इक्विटी के लेख, और एक बहुत ही सॉलिड डेटा सोर्स है हाइप ऑडिटर का एनालिटिक्स। साथ ही भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर IJNRD का एक एकेडमिक शोध पत्र भी है। तो इन सबको मिलाकर हम समझेंगे कि कैसे फिटनेस, फैशन और डिजिटल इन्फ्लुएंस का ये जो मिक्सचर है वो कैसे करोड़ों का पर्सनल ब्रांड खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत से बात करें, बरेली में जन्मने वाली एक लड़की जिसके पिता पुलिस ऑफिसर हैं और बहन आर्मी में, मतलब घर में अनुशासन का माहौल तो बचपन से ही रहा होगा। हाँ, वो डिसिप्लिन तो उनके DNA में ही होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। सीधे मुंबई का रुख। सोचिए, एक सेफ करियर छोड़कर अनिश्चितता के समुद्र में कूदना, ये बहुत एग्रेसिव कदम था। सच में। और जब मैं फिल्म बीट के वो पुराने इंटरव्यूज पढ़ रही थी तो शुरुआती संघर्ष का दौर पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो 500 रुपए वाली बात। एग्जैक्टली। किराए के पैसे चुकाने के लिए यार वो अनगिनत टीवी कमर्शियल्स के ऑडिशन देती थी। और रिजेक्शंस तो रोज का काम था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, परिवार से पैसे नहीं मांगने की जिद। एक बार तो इंडस्ट्री में कदम रखते ही जो उनका पहला लॉन्च प्रोजेक्ट था उससे ही उन्हें बाहर कर दिया गया था। मनोवैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो जब इतनी कम उम्र में इंसान इतनी बार ना सुनता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर एक तरह से ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। यही लगातार मिलने वाला रिजेक्शन उनको वो मेंटल टफनेस देता है। फिर 2015 में तेलुगु फिल्म लोफर से उनकी शुरुआत हुई। हाँ, लोफर। बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक दरवाजा जरूर खुल गया। और फिर आया 2016, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। क्या फिल्म थी वो, है ना? लेकिन अगर हम ध्यान दें तो उस फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, मुश्किल से कुछ मिनटों का। सही कह रही हैं, बहुत ही छोटा रोल था। लेकिन वो चंद मिनट ही काफी थे। मतलब रातों रात उन्हें नेशनल क्रश का दर्जा मिल गया और इस रोल के लिए उन्हें आईफा अवार्ड भी मिला। इसके बाद का जो उनका करियर ग्राफ है वो बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। वो कैसे? देखिए, 2018 में बागी 2 आई, फिर 2020 में मलंग। ये दोनों व्यावसायिक रूप से काफी सफल रहीं। हाँ, बॉक्स ऑफिस हिट्स थी ये। लेकिन फिर अगर हम हाल के सालों को देखें, जैसे 2024 में योद्धा आई और वो तमिल फिल्म कंगुआ, इन दोनों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता मिली। और आलोचक भी अक्सर ये कहते हैं कि उनकी रोल्स बहुत लिमिटेड होते हैं। एग्जैक्टली। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उन्हें सिर्फ एक आई कैंडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, 2024 की जो सबसे बड़ी हिट थी कल की 2898 AD। अरे बाप रे, 12 बिलियन रुपए का कलेक्शन, 1200 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल, इतनी विशाल फिल्म, लेकिन उसमें भी दिशा का रोल बहुत छोटा था। तो मैं सोच रही थी, क्या ये कोई जानबूझकर अपनाई गई रणनीति है? किस तरह की रणनीति? जैसे क्रिकेट मैच में वो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे मैच में 50 ओवर फील्डिंग नहीं करता, लेकिन जब मैदान पर आता है तो 10 गेंदों में ऐसा छक्का मारता है कि ऑडियंस सिर्फ उसी को याद रखती है। अरे वाह, ये इम्पैक्ट प्लेयर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? हाँ, क्योंकि ये सीधे तौर पर रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री का जो अर्थशास्त्र है
वो बहुत क्रूर होता है यार। बहुत ज्यादा। अगर कोई 200 करोड़ की फिल्म आपके कंधों पर है और वो फ्लॉप हो जाए तो आपकी ब्रांड वैल्यू रातों रात जीरो हो जाती है। सही बात है, सारा इल्जाम एक ही इंसान पर आ जाता है। लेकिन अगर आप एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म में एक छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल करते हैं तो हिट होने पर फायदा मिलता है और फ्लॉप होने पर आप बच जाते हैं। बहुत ही स्मार्ट मूव है ये। और ये रणनीति उनको बिना ज्यादा डैमेज के चर्चा में बनाए रखती है। और इस रणनीति का जो सबसे मजबूत पिलर है वो है उनका खुद का शरीर, उनकी फिटनेस। ओहो, फिटनेस के मामले में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। उनके पर्सनल ट्रेनर है अर्नेस्ट एमरस ब्राउन। अच्छा, ब्राउन ने क्या बताया? उन्होंने उनके रूटीन के 5 प्रमुख नियमों का खुलासा किया। और ये कोई नॉर्मल जिम रूटीन नहीं है जहाँ बस डंबल उठा लिए। तो क्या है ये लिटरली एक एलीट एथलीट लेवल का अनुशासन है। ब्राउन का सबसे पहला नियम है विविधता, यानी वर्सेटैलिटी। मतलब एक ही तरह की एक्सरसाइज नहीं। बिल्कुल, इसमें जिम्नास्टिक्स है, किक बॉक्सिंग है, कंग फू है और वेट ट्रेनिंग भी है। सबका एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। मैं मानता हूँ कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग से शरीर तो बन जाता है, लेकिन कैमरे के सामने जो फ्लूइडिटी और ग्रेस चाहिए वो मार्शल आर्ट से ही आता है। एग्जैक्टली। और डाइट के मामले में भी प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बहुत सख्त बैलेंस रखा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। है तो सही, लेकिन इसमें एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है। हफ्ते में एक बार उनका चीट डे होता है और वो भी बिना किसी अपराध बोध यानी गिल्ट के। ये बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ, क्योंकि लगातार सख्त डाइट इंसान को थका देती है और इसके साथ ही नींद को प्राथमिकता देना और हाइड्रेशन बनाए रखना ये भी बहुत अहम है। अक्सर लोग नींद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इतनी किक बॉक्सिंग के बाद अगर शरीर रिकवर नहीं करेगा तो इंजरी हो सकती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये शारीरिक अनुशासन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। कैसे? आप इसे ऐसे सोचिए, उनका जो शरीर है वो उनके पूरे ब्रांड का मेन सर्वर है, जैसे किसी टेक कंपनी में होता है ना। अच्छा, सर्वर वाला एंगल, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर टेक कंपनी अपने सर्वर का रख रखाव नहीं करेगी तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा ना। बिल्कुल, हार्डवेयर फेल तो सब फेल। एग्जैक्टली। वैसे ही ये फिटनेस अनुशासन उनके पूरे साम्राज्य की नींव है। अगर ये सर्वर डाउन हुआ तो ब्रांड भी क्रैश हो जाएगा। और इसी मेन सर्वर के ऊपर जो उनका सबसे मुनाफे वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है उनका फैशन। हेलो मैगजीन ने तो इसके लिए बाकायदा एक नया शब्द ही निकाल दिया है। क्या शब्द है? दिशाफिकेशन। वाओ, दिशाफिकेशन। हाँ, हेलो मैगजीन ने इस फैशन को 3 स्टाइल्स में डिकोड किया है। कौन कौन से? पहला है अप्सरा कोर, जहाँ वो पारंपरिक भारतीय साड़ियों को, जैसे तोरानी की साड़ियाँ, उनको एक बोल्ड ट्विस्ट देती है ब्रा जैसे ब्लाउज के साथ। परंपरा और आधुनिकता का बहुत ही कैची मिक्स है। बिल्कुल। दूसरा है स्पोर्टी चिक लुक, जिसमें बैगी जीन्स और स्कार्फ टॉप्स होते हैं, जो फिटनेस को भी हाईलाइट करता है। हाँ, और तीसरा तो ग्लोबल बन चुका है, कैल्विन क्लाइन इवेंट्स वाला सूट अप लुक। वो जहाँ शर्ट की जगह सिर्फ ब्रेलेट और ऊपर से सूट होता है। एग्जैक्टली। अब आप ही बताइए, क्या ये फैशन सिर्फ बोल्डनेस है या इसके पीछे कोई सोची समझी एल्गोरिदम है जो मिलेनियल्स और जेड को टारगेट कर रही है? ये पूरी तरह से एक एल्गोरिदम है। जेनजी ऐसी जनरेशन है जो सिर्फ कपड़े नहीं खरीदती, वो एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल खरीदती है। हाँ, मतलब एक वाइब खरीदती है। बिल्कुल, ये एक मैसेज है कि अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप कोई भी आउटफिट कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर सकते हैं। और ब्रांड्स इसी कॉन्फिडेंस पर तो पैसा लगा रहे हैं। ईटी ब्रांड इक्विटी का डेटा देखिए, बाटा, शाओमी, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, जॉय पर्सनल केयर, सबने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वो सूफीट वाला कैंपेन जॉन अब्राहम के साथ, वो भी तो बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ, और जूसी कॉचर जैसे ग्लोबल ब्रांड ने जब भारत में अपने Y2K एरा की वापसी की तो उन्होंने भी दिशा को ही चुना, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक Y2K वाइब उनके चेहरे के साथ एकदम परफेक्ट बैठती है। बिल्कुल। अब इन सब ब्रांड्स का असली टेस्ट कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर। और हाइप ऑडिटर का जो डेटा मैंने देखा वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात कर रही हैं? हाँ, 61.6 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब 6 करोड़ 16 लाख से ज्यादा। नंबर्स बहुत बड़े हैं। हाँ। लेकिन एंगेजमेंट कैसा है? क्योंकि करोड़ों फॉलोअर्स होने पर अक्सर एंगेजमेंट गिर जाता है। यही तो कैच है। हाइप ऑडिटर के मुताबिक उनका एंगेजमेंट रेट 3.85% है। क्या बात कर रही हैं? इतने बड़े बेस पे 3.85%, ये तो डिजिटल मार्केटिंग में असाधारण माना जाता है। हाँ, और औसतन हर पोस्ट पर 115
5.3K यानी 1,51,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं। इसका मतलब ऑडियंस सिर्फ फॉलो करके सो नहीं रही है, वो लिटरली रिएक्ट कर रही है। और ये लाइक्स सिर्फ तालियां नहीं है, ये डॉलर्स में बदल रहे हैं। मार्च 2026 के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ इंस्टाग्राम से उनकी मासिक कमाई $2,13,000 से लेकर $2,92,000 के बीच है। बाप रे। हर महीने। हाँ। सालाना करीब 2.5 से 3.5 मिलियन डॉलर। एक समय था जब एक्टर्स सिर्फ फिल्मों की फीस पर जीते थे, और आज देखिए डिजिटल रेवेन्यू फिल्मों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय भी उठता है। IJNRD का जो शोध पत्र है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की नैतिकता पर बात करता है। क्योंकि भारत में इंस्टाग्राम 47% हिस्सेदारी के साथ मार्केट लीडर है। बिल्कुल। और इस रिसर्च में दिशा पाटनी का जिक्र एक केस स्टडी की तरह किया गया है, पारदर्शिता और ब्रांड्स के बीच के रिश्ते को लेकर। विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI के रूल्स भी तो बहुत सख्त हो गए हैं ना? एग्जैक्टली। हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, हाइपोडिटा ने ऑडियंस क्वालिटी को लेकर एक इशू उठाया है। अच्छा। आप ही सोचिए, जब इन्फ्लुएंसर की हर दूसरी पोस्ट स्पॉन्सर्ड है तो क्या उनके लिए 100% ऑथेंटिक या असली बने रहना मुमकिन है? ये आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है यार, उन्हें पता चल जाता है कि कब पैसा मिला है और कब पोस्ट असली है। तो इन्फ्लुएंसर्स इसे बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ काम आती है शो डोंट टेल की रणनीति। मतलब वो सीधे नहीं कहते कि ये प्रोडक्ट खरीदो, वो फिटनेस वीडियो के बीच में फैशन ब्रांड दिखा देंगे या चीट मील की फोटो में रेस्टोरेंट टैग कर देंगे। ये एक बहुत पतली लाइन है जिस पर उन्हें चलना होता है। बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है ये तो। बिल्कुल। अब अगर हम अप्रैल 2026 के करंट सिनेरियो की बात करें तो डिजिटल दुनिया के साथ साथ फिल्मों में भी बहुत हलचल है। हाँ, 2025 में फिल्म रोमियो में उनका वो छोटा सा कैमियो जूली के रोल में, वो तो शायद उसी इम्पैक्ट प्लेयर रणनीति का हिस्सा था। लेकिन 2026 में लाइनअप बहुत सॉलिड है। वेलकम टू द जंगल आ रही है जो एक मल्टी स्टारर कॉमेडी है, और संगमित्रा जैसा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट भी है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट पे मेरी सबसे ज्यादा नजर है वो है आवारापन 2। अरे हाँ, 14 अगस्त 2026 को रिलीज हो रही है ना? एग्जैक्टली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष फिल्म्स का ये कल्ट क्लासिक सीक्वल है इमरान हाशमी के साथ। ये एक बहुत बड़ा कदम है ना? मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया में तो वो टॉप पर है, लेकिन अब वो शायद भावनात्मक और अभिनय की गहराई वाले रोल्स की तरफ जा रही हैं। मैं मानता हूँ कि एक सफल ब्रांड को इवॉल्व तो होना ही पड़ता है। इंस्टाग्राम से पैसा और रीच तो मिल गई, अब सिनेमाई लेगेसी बनाने का समय है। तो अगर मैं इस पूरे सफर को समेटूं तो वो एक ऐसी आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रही हैं जो अपना मेन प्रोडक्ट यानी फिल्में बहुत लिमिटेड मात्रा में निकालती हैं। लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग दिन रात चालू रहती है। बिल्कुल। 500 रुपए से शुरू हुई ये कहानी किस्मत नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे फिटनेस का पसीना, फैशन का बोल्ड स्टेटमेंट और सोशल मीडिया की ताकत मिलकर एक विशाल ब्रांड बनाते हैं। और ये 21वीं सदी का नया स्टारडम है, जहां आप शुक्रवार के कलेक्शन से नहीं बल्कि सोमवार से रविवार तक लोगों के फोन में कैसे जिंदा रहते हैं, उससे तय होता है कि आप कितने बड़े स्टार हैं। एकदम सही बात। और अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार जो हम सभी को सोचना चाहिए। क्या? आज हम उस दुनिया में हैं जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम फ्लॉलेस और खूबसूरत वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बना रहा है, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सब कंप्यूटर से जनरेटेड। तो ऐसे में क्या भविष्य में असली इंसानी पसीने और इस असली शारीरिक अनुशासन का महत्व और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक है? ये तो है। या फिर इस डिजिटल चकाचौंध में इंसान और कंप्यूटर के बीच का ये फर्क हमेशा के लिए मिट जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के लिए तैयार करेगा। इसी के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सोचते रहिए।